तो फिर से एक बार समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरप्शंस आ रहा था तो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। तो फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में आज के सेशंस में हम लोग पढ़ रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हर एक एसिडिक सब्सटेंस क्या होगा? खट्टा होगा, सारिन टेस्ट होगा। ठीक है, उसका टेस्ट कैसा होगा? तो सार होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि एसिडिक सब्सटेंस को अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और हर एक एसिडिक सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, अब ये जो वर्ड है एसिडिक वर्ड, वो बेसिकली एक लैटिन वर्ड से डिराइव है। ये लैटिन वर्ड क्या है? तो वो लैटिन वर्ड एसिडस है, और एसिडस का मतलब ही होता है खट्टा। ठीक है, सो बेसिकली हर एक खट्टी सब्सटेंस को हम लोग एसिडिक कैटेगरी में रख सकते हैं या एसिडिक सब्सटेंस कह सकते हैं। अब जो भी एसिडिक सब्सटेंस होगा उसमें आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और कुछ वीक एसिड होते हैं। अभी सिर्फ हम लोग कैटेगराइजेशंस पढ़ रहे हैं। अब किसी भी सब्सटेंस को हम लोग अगर एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। और वीक एसिड के कैटेगरी में क्यों रखा गया है कुछ सब्सटेंस को, तो इसके बारे में भी हमारा आगे प्रेजेंटेशंस में डिस्कशंस है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अब हाँ, प्रोमिनेंट होता है, या कह सकते हैं H+ आयन का कंसंट्रेशन जिसमें जितना ज्यादा होगा, या कह सकते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल लेते हो और उस 1 मोल में अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है H+ आयन का, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और कहीं पे अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। अभी 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 समझ में आ जाएगा। सो अभी यही बता देते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, तो कुछ सब्सटेंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड भी क्या हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वही वीक एसिड के कैटेगरी में देखेंगे कि एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड क्या है? हमारा वीक एसिड है। लैक्टिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। तो जैसा कि कुछ बच्चों ने अभी क्वेरी किया कि किस तरीके से हम लोग ये समझ पाएंगे कि कौन सा एसिड या क्यों इस सब्सटेंस को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा है, और क्यों एसिटिक एसिड को, ऑक्जेलिक एसिड को या लैक्टिक एसिड को हम लोग ने वीक एसिड के कैटेगरी में रखा है। तो इसके कैटेगराइजेशन का कुछ ना कुछ तो कारण होगा, तो उस कारण को समझ लेते हैं। तो मान लो कि आपने HCl के कितने मॉलिक्यूल्स ले लिए? तो 10 मॉलिक्यूल्स लिए। ठीक है, और इस 10 मॉलिक्यूल्स का आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया रखा है। कैसा सॉल्यूशन है? तो एक्वस सॉल्यूशन। अब क्या होगा कि जब भी इसका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे कितने आपको H+ आयन मिलेंगे? तो यहाँ पे 10 H+ आयन मिलने वाले हैं। कितने H+ आयन मिलेंगे? तो 10 H+ आयन मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे HCl का कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब है जितने मॉलिक्यूल्स आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए थे आपको उतना ही H+ आयन मिल रहा है, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल्स का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। सो अगर किसी भी सब्सटेंस में H+ आयन का 100% डिसोसिएशन हो रहा है या कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, then in that case that acidic substance is categorized as strong acid। ठीक है, अब मान लो एसिटिक एसिड ले लिया आपने। एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। अब ये एसिड कैसा है? तो वीक एसिड है। तो इसका भी 10 मॉलिक्यूल्स आपने लिए। कितना मॉलिक्यूल्स ले लिया? 10 मॉलिक्यूल्स लिए। अब इसके 10 मॉलिक्यूल्स के एक्वस सॉल्यूशन में जब आपने एनालिसिस की तो ये पाया कि इसके एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 5H+ आयन थे। कितने H+ आयन थे? 5H+ ही आयंस मिले 10 मॉलिक्यूल्स में। 10 मॉलिक्यूल्स में कितने H+ आयन मिले? 5H+ आयंस मिले। सो क्या यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन है? तो आप कहेंगे कि नो, देयर इज नो कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H+ आयन। यहाँ पे H+ आयन का कैसा डिसोसिएशन है? तो पार्शियल डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो किसी भी एसिड का आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हो और उसके एक्वस सॉल्यूशन में अगर H+ आयन का पार्शियल डिसोसिएशन होता है तो इस तरीके के एसिड को हम लोग क्या कहेंगे? वीक एसिड कहेंगे। समझ में आ गई बात? और इस कारण से हम लोग एसिटिक एसिड को, ऑक्जेलिक एसिड को
लैक्टिक एसिड को वीक एसिड के कैटेगरी में रखते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमेशा ही कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयन होता है, वहीं वीक एसिड के कंडीशंस में H प्लस आयन का क्या होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं 100% मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां पे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, लो ही होगा, और इस तरीके के एसिड को हम लोग वीक एसिड कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, कंसंट्रेशंस के बेसिस पे आप एसिड को दो कैटेगरीज में फिर से बांट सकते हो। एक है कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा है डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि यहाँ पे एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है और वाटर की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड करेंगे, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। इन दैट केस यू हैव कंसंट्रेटेड एसिड। बट अगर कोई एसिड का सॉल्यूशन आपने लिया, प्लीज यहाँ पे सारे बच्चों का ध्यान चाहिए मेरे को, 45 मिनट्स किसी का भी कंसंट्रेशन इधर से उधर नहीं चाहिए। आप मेरे तरफ देखते रहो, जो क्वेश्चन समझ में, जो बातें मैं बता रहा हूँ या तो समझ में आ जाएगी तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो अपने अपने क्वेरी पुटअप करो, बट इधर से उधर मत करो। कभी भी ये मत करो कि कॉपी में कुछ लिखने लगो, बुक में कुछ डायग्राम बनाने लगो, तो इसका मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा अटेंशन है ना पढ़ने के समय पढ़ाई की तरफ हो, ताकि हम लोग पढ़ाई को अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूटेड एसिड के बारे में। सो कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड का अमाउंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, और वाटर का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। हमेशा ही कोई भी एसिडिक सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, तो उसमें अगर वाटर आपने ज्यादा डाल दिया है तो वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। अब कंसंट्रेटेड एसिड को क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट बना सकते हैं, और जितना चाहे उतना ज्यादा डाइल्यूट किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास एक डाइल्यूटेड एसिड है, इसका मतलब क्या है, उसमें एसिड की क्वांटिटी कम है और वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं एक जगह पे लिख रहा हूं कि आई हैव कंसंट्रेटेड H2SO4 और एक जगह पे लिख रहा हूं डाइल्यूटेड H2SO4, ठीक है ना, तो इन दोनों का मतलब क्या लग रहा है, यहाँ पे मोर एसिड लेस वाटर, और यहाँ पे क्या है, लेस एसिड मोर वाटर। ठीक है, क्योंकि आपको केमिकल रिएक्शंस में इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखने को मिलेगा। कंसंट्रेटेड एसिड के आगे में CONC लिखा रहेगा, और डाइल्यूटेड एसिड के पीछे में आपका DIL लिखा रहेगा, इस तरीके से, या आगे कह सकते हैं इस तरीके से लिखा रहेगा। ठीक है, समझ में आया या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने एसिड्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर किए हैं। अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसी बच्चे को अगर इस वाली स्लाइड्स में डाउट है तो अपने अपने डाउट पुट अप कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अब आप देखेंगे ना, जब एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो सबसे पहले एनसीईआरटी बुक में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ाया गया है। अभी हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग एसिड्स और बेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वहां पे देखेंगे एनसीईआरटी बुक में जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया ना, वो एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज को एक ही साथ में पढ़ाया गया है। यहाँ पे हम लोग सेग्रीगेट करके पढ़ने वाले हैं, यानी कि एसिड्स की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज को पहले पढ़ लेंगे, ठीक है ना, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे, फिर बेसिस के बारे में समझेंगे, फिर इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा फ्लो इस तरीके से है। ठीक है, तो आपके बुक से थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंटेशन का फ्लो क्या है, अलग है। ठीक है, सो आप लोग एनसीईआरटी बुक जितने बच्चों ने खोल रखा है वो आप चले जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। सो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल, किस तरीके से कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है। तो कभी भी एक एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, तो मेटल अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा। ठीक है, याद रखना है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा
तो सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, हमने जिंक लिया है और जिंक का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाया, तो यहाँ पे कौन सा सॉल्ट बनने वाला है, तो जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट है। यहाँ पे जिंक क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है। इसी तरीके के से हमने जिंक के ग्रैनुअल्स को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन में डालोगे तो जिंक का ग्रैनुअल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन गैस जब भी इवॉल्व हो रहा है, मान लो किसी आप कोनिकल फ्लास्क में, ये मान लो कि इस वाले रिएक्शंस के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे मैं एक कोनिकल फ्लास्क बना लेता हूँ। ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है इस तरीके का, ठीक है, और इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है, इस कोनिकल फ्लास्क में हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला पहले, ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 का क्या है, सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमने जिंक के ग्रैनुअल्स डाले। जैसे ही आप जिंक के ग्रैनुअल्स डालोगे ना, तो आप देखोगे कि यहाँ से गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो। अब इस गैस को डिटेक्ट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे एक कॉर्क लगा दो। तो कॉर्क लगाने से क्या होगा कि ये बंद हो जाएगा इसका, ठीक है ना, जो इसका आउटलेट है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करो, एक स्ट्रॉ लगा दो इस तरीके से, तो यहाँ से जो भी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलेगा वो इस स्ट्रॉ से बाहर आएगा। तो यहाँ पे अगर आप जलती हुई कैंडल लाओगे ना, तो वो जलती हुई कैंडल पॉपअप साउंड के साथ क्या होगी, बर्न होगी। और हाइड्रोजन गैस में ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाया गया है, वो हमेशा ही पॉपअप साउंड के साथ क्या होती है, बर्न होती है। सो दिस पॉपअप साउंड्स प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना नहीं है। हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय द ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद द पॉपअप साउंड। ये क्या होगा, आपका पॉपअप साउंड के साथ बर्स्ट होगा। इस पे बेस्ड एक एक्टिविटी है जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और इस टेस्ट ट्यूब को इस स्टैंड के हेल्प से हमने हैंग रखा है, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और यहीं पे हमने जिंक के ग्रैनुअल्स भी डाले हैं। यहाँ पे हमने कॉर्क लगा दिया है, तो और कॉर्क से होते हुए एक डिलीवरी ट्यूब इस तरीके से सॉपी सॉल्यूशन में हमने डाली है। अब क्या होगा कि जैसे ही जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक हमारा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो पहला एक जो बाय प्रोडक्ट होगा वो हमारा जिंक सल्फेट होगा, ZnSO4 होगा, और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। तो यहां से इस डिलीवरी ट्यूब से होते हुए हाइड्रोजन गैस जब सॉल्फी सॉल्यूशन में आएगी, तो सॉल्फी सॉल्यूशन होने के कारण यहां से बबल क्या होगा, क्रिएट होगा। होगा या नहीं होगा? सॉपी सॉल्यूशन क्यों बनाया है यहाँ पे अगर सिंपल आप वाटर रखते तो यहां से जब गैस निकलता तो क्या आप डिटेक्ट कर पाते कि गैस कहां से जा रहा है? ये तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते। तो सॉपी सॉल्यूशन से क्या होगा कि आपको बबल बनता हुआ और बबल एयर में फ्लोट करता हुआ दिखेगा। तो इस बबल के अंदर में क्या है, कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। अभी हमें मालूम नहीं था, बट जलती हुई कैंडल जब आप लाओगे तो जलती हुई कैंडल इस हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, बर्न कर देगी, और कैसा साउंड जनरेट होगा, पॉपअप साउंड। और ये पॉपअप साउंड हाइड्रोजन के अवेलेबिलिटी को क्या करता है, बताता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन के प्रेजेंस को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। तो हमेशा ही हाइड्रोजन गैस किस साउंड के साथ बर्न होगा, तो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगा। याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और क्या रिएक्शन है, तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, या एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्शंस करेगा तो क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो एक सॉल्ट मिलेगा और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन गैस मिलने वाला है। याद रखना, भूलना नहीं। और हाइड्रोजन गैस कैसे बर्न होता है, तो पॉपअप साउंड के साथ बर्न होता है, ठीक है। ये एक्टिविटी आपके बुक में भी डिस्कस है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ पॉपअप साउंड। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, दूसरा जो रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड के साथ हमारा एसिड किस तरीके का रिएक्शन करेगा, तो मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है।
किस नेचर का है, याद रख लेना है। अभी मेटालिक ऑक्साइड हमारा क्या है, बेसिक नेचर का होगा, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। मेटालिक ऑक्साइड के कैटेगरी में क्या क्या आ सकता है, तो मेटालिक ऑक्साइड के कैटेगरी में मैग्नीशियम ऑक्साइड आ सकता है, पोटेशियम ऑक्साइड आ सकता है, ये सब क्या है, मेटालिक ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड आ सकता है। ये मेटालिक ऑक्साइड की कैटेगरी में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक मेटल है, दूसरा आयन क्या है, हमारा ऑक्सीजन है। सो दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड मेटालिक ऑक्साइड। यहाँ ध्यान दे दो, नाखून मत खाओ, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। सो मेटालिक ऑक्साइड किस नेचर का होगा, तो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। और मेटालिक ऑक्साइड का जब भी आप रिएक्शंस करवाएंगे एसिड के साथ, तो यहाँ पे एक टर्म है न्यूट्रलाइजेशन। क्या है, न्यूट्रलाइजेशन, जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है अगली वाली, यानी कि इसके बाद की जो स्लाइड्स है वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैं बता देता हूँ। तो जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शंस होता है ना, तो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और इस कारण से एसिड और बेस के बीच के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है, तो उसका नेचर बेसिक होता है। और जो एसिड है, एसिडिक सब्सटेंस तो एसिडिक है ही, तो एसिड और बेस के बीच के रिएक्शंस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और जब भी मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शंस करेगा तो सॉल्ट बनेगा, और दूसरा कंपाउंड हमारा वाटर मिलने वाला है या बनेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही रिएक्शंस में एक कंपाउंड हमारा क्या है, कॉमन है, या कह सकते हैं एक प्रोडक्ट क्या है, कॉमन है। चाहे एसिड का रिएक्शन आप मेटल के साथ करवा दो, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ करवाओ, तब भी आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्ट मिलने वाला है, और साथ में हाइड्रोजन गैस। वहीं आप एसिड का रिएक्शन अगर आप मेटालिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, या मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तब भी इस केस में भी आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्ट मिलने वाला है। बट यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की जगह पे क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा था, वहां पे क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो जब भी मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने बताया है कि कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाया है, और इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होने के कारण एक सॉल्ट आपको मिल रहा है कैल्शियम क्लोराइड, और एक दूसरा कंपाउंड मिल रहा है वाटर, ठीक है, समझ में आया। तो अभी तक हम लोग ने दो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। पहला पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, और दूसरा पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, समझ में आया। अब कोई बच्चा ये भी पूछ सकता है कि सर क्या जो एसिड होते हैं वो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करेंगे, तो नए रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सब का नेचर क्या है, एसिडिक है, और कभी भी दो सिमिलर प्रॉपर्टीज के रखने वाले केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्शंस नहीं करते, ठीक है, इन जनरल। आगे बढ़े, तो यहाँ पे उसी रिएक्शंस के बारे में डिस्कशंस है कि कॉपर ऑक्साइड किस तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस कर रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि आप यहाँ पे डाइल्यूट तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या है, आपके पास डस्ट है। आप डालोगे इसमें तो एक रिएक्शंस होगा, और रिएक्शन से आपको कॉपर क्लोराइड और वाटर मिलने वाला है, ठीक है, उसी की एक्टिविटी है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं क्या। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पहला सॉल्यूशन था ये कलरलेस था, और कॉपर ऑक्साइड जब आपने डाला तो आपका जो कलर है सॉल्यूशन का वो ग्रेनिश हो गया है या डार्क ग्रीन हो गया, ठीक है। हाँ, ये चेंज ऑफ कलर का बिल्कुल एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे copper oxide dissolves and the solution becomes blue green color due to the formation of copper chloride। तो कॉपर क्लोराइड के कारण यहाँ पे जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो गया है, तो ब्लू ग्रीन हो गया है। ये कॉपर ऑक्साइड जानते हो किस कलर का होता है, ये ब्लैक कलर का है,
ठीक है, ये ब्लैक कलर का हमारा सॉलिड है। अब हमने क्या किया है, इस टेस्ट ट्यूब से पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस ड्रॉपर से लिया, यहाँ डाला, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड डाला, और इस कारण से आपका ये डार्क ब्लू ग्रीन कलर का आपको सॉल्यूशन मिलता है। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस तब होगा अगर ये कॉपर क्लोराइड सॉलिड स्टेट में होता, सेटल। कोई जरूरी नहीं है। सॉल्ट आपका एक्वा सॉल्यूशन स्टेट में भी हो सकता है, जैसे कि तुम्हारा सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ये इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अच्छे तरीके से तो उसका एक्वा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। अब एसिड किस तरीके से मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस करेगा, कौन सा कंपाउंड है, मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट के क्या क्या एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, मेटल कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट है। तो एसिड मेटालिक यानी कि मेटल कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट है और इसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करवाते हैं तो आपको मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्या मिलने वाला है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। ठीक है, क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इसी केमिकल प्रॉपर्टीज से आपको, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। आपको केमिकल रिएक्शंस जो है ना उसको याद रखना है। अगर आपने जैसे पहला चैप्टर हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का था, वहां पे केमिकल रिएक्शन जो भी इन्वॉल्व है उसको याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पे एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा डिस्कशंस नहीं है और पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, बट इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अभी देखेंगे कि हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस भी करेंगे ना, तो वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ही है या केमिकल बिहेवियर ऑफ एसिड पे ही बेस्ड है। तो कह रहा है कि अगर मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करवाओ तो मिलने वाला है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन क्या करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा रहे हैं। तो एक सॉल्ट हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो हमेशा ही बनेगा ही। आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये दिमाग लगाना है कि कौन सा सॉल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि एक मैं रिएक्शन यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आप बताना कि कौन सा सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, मैं रिएक्शन सिर्फ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक मेटल कार्बोनेट ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ करवाया। अब ये बताओ कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा ही और वाटर तो बनेगा ही। अब यहाँ पे सॉल्ट हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है ना, तो सॉल्ट क्या बनेगा, यहाँ से एक मेटालिक एटम तो रहने ही वाला है और यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, ये क्लोराइड आयन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा सॉल्ट मिलेगा, NaCl सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपने यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, यहाँ पे क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, तो सॉल्ट कौन सा मिलने वाला है बताओ, कैल्शियम सल्फेट मिलने वाला है। बाकी ये दोनों कंपाउंड तो आपको एज इट इज ही रहेंगे। अब मान लो कि यहाँ पे आपने सोडियम कार्बोनेट को ही रहने दिया, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को रहने दिया, बट यहाँ पे आपने एसिड को बदल के HNO3 ले लिया। क्या लिया, HNO3। अब बताइए सॉल्ट क्या बनेगा, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट मिलेगा आपको। सॉल्ट क्या है, सोडियम नाइट्रेट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो इस तरीके से आपको क्या है कि यहाँ पे सॉल्ट डिसाइड करना पड़ेगा, बाकी ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो आपको मिलने ही वाला है। हाँ, मेटल कार्बोनेट भी बेसिक कैरेक्टर का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये रिएक्शन समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हाउ कैन वी डिटेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर डिटेक्ट करना है इस रिएक्शंस के ड्यूरेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करो ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करो, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करो। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, और ये मिल्कीनेस अपीयरेंस ये प्रूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी को प्रूव करता है। ठीक है, बट अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे,
प्लीज यहाँ देखो आकर, कहाँ दिमाग है? अगर एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दोगे, क्या पास करोगे? एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। क्या होगा? डिसअपियर। तो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देगा, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? ये डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और मिल्कीनेस जो अपियर हुआ था वो मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको एक्टिविटी की हेल्प से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक्टिविटी शायद आगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कि आपने सोडियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट में हमने क्या किया कि सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शंस करवाया। यहाँ पे हमने सोडियम कार्बोनेट के ग्रैनुअल्स लिए हैं, और यहाँ पे सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या होगा? तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होना स्टार्ट होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पास करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में, तो मिल्कीनेस क्या होगा? अपीयर होगा। और जैसे ही मिल्कीनेस अपीयर हो जाए, आप इसको यहाँ से हटा लो, क्योंकि ज्यादा देर मिल्कीनेस आया, अब फिर भी आप यहाँ पे रख रखे हो, तो फिर से क्या हो जाएगा? मिल्कीनेस क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू द एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? और ये मिल्कीनेस अपीयरेंस ही प्रूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड के एबिलिटी को। ठीक है, समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अब क्या है, पीछे चलते हैं स्लाइड के। अब पहला जो, इससे पहले जो रिएक्शंस हमने पढ़ा था, रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट। अब क्या है, दूसरा एक कंपाउंड ले रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब एसिड अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्शंस करे ना, तो वही बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो पिछले रिएक्शंस में मिला था। फिर से हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि दोनों ही सिचुएशंस में यू विल गेट द सेम रिजल्ट। दोनों ही सिचुएशंस में आपको एक ही रिजल्ट मिल रहा है। फिर से आपको क्या मिला? सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला एंड वाटर मिला। समझ में आया? तो रिएक्शंस को अगर हम लोग समराइज करें तो ऐसे लिख सकते हैं कि एसिड का जो रिएक्शन है, एसिड का रिएक्शंस आप क्या करो? मेटल कार्बोनेट से करवाओ, मेटल कार्बोनेट से करवाओ, या हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट से करवाएं। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो रिजल्ट मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दोनों ही सिचुएशंस। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास करना है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जैसे ही आप पास करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होता है? मिल्कीनेस अपीयर होता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है और ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, ये धीरे धीरे प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो इसी प्रेसिपिटेशंस के बनने के कारण आपको क्या? मिल्कीनेस अपीयर हो। और ये मिल्कीनेस किसके कारण मिल रहा है आपको? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण मिल रहा है। सो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रेजेंस को बता सकते हैं। समझ में आया? अब अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, जरा इसको हम लोग सम अप करते हैं। ठीक है, तो हमने एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशंस किया। सबसे पहले क्या डिस्कस किया? तो एसिड का रिएक्शंस हमने सबसे पहले मेटल के साथ डिस्कस किया। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहा था? एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो क्या मिल रहा था? सॉल्ट मिल रहा था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाया, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड में आपको क्या रिजल्ट मिला? सॉल्ट और वाटर। इसके बाद क्या पढ़ा हमने? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट ऑब्लिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, रिजल्ट क्या मिला हमें? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इन तीनों ही सिचुएशन को अगर कंपैरेटिव आप देखें तो आप सॉल्ट जो है ये कॉमन पा रहे हैं, हर एक सिचुएशंस में यू आर गेटिंग सॉल्ट।
बट दूसरा जो प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले हमें वाटर मिला, ठीक है ना, पहले हाइड्रोजन गैस, फिर वाटर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही वाला, आएगा ही, निश्चित है, ठीक है, नहीं आने का प्रश्न ही नहीं उठता है, तो याद रखना है ये सारी चीजें। अब आगे बढ़े, तो यहां तक के केमिकल प्रॉपर्टीज को आपको पढ़ जाना है ठीक से, अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यूजेज ऑफ एसिड है, तो यूजेज ऑफ एसिड के बारे में हमें हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है नहीं, तो इस वाले स्लाइड्स को अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा, तो रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल पढ़ा, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये 3-4 रिएक्शंस हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में पढ़ ली। कहाँ है दिमाग, 10 से 15 मिनट में फ्लक्चुएशन आता है, कैसे आगे की पढ़ाई करोगे? हाँ, बच्चे हो, 2 मिनट होता नहीं कि शक्ल एकदम से बनने लगता है, इधर उधर देखने लगते हो, नीचे देखने लगते हो। नीचे देखने का मतलब है कि दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। तो बेसिस के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। तो बेसिस का सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, बेसिस आर बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होगा, बीटर होगा, कड़वा होगा, ठीक है ना। एसिड हमारा टेस्ट में कैसा था, तो सार था, खट्टा था। ये कैसा है, बीटर है, कड़वा है। टच, इसके टच इफेक्ट को भी बताया है। तो टच के बारे में क्या है, सोपी इन टच। सोप को जिस तरीके से साबुन को छूते हैं ना तो फिसलता है, तो इसको जब टच करोगे तो उसी तरीके का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो बेसिकली बेसिस आर बीटर इन टेस्ट एंड सॉपी इन टच, ठीक है। ये रेड लिटमस सॉल्यूशन को क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर रहा था एसिड, बट बेस हमारा क्या कर रहा है, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू में चेंज कर देगा। और हर एक बेस के सॉल्यूशन में H हाइड्रोक्साइड आयन आपको क्या मिलने वाला है, कॉमन मिलने वाला है। वहां पे H प्लस आयन क्या था, कॉमन था, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कॉमन है, ठीक है। हर एक बेस के सॉल्यूशन में क्या अवेलेबल होगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन अवेलेबल होगा, ठीक है। जिस तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस था, उसी तरीके से हमारा कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के कैटेगरी में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को रख सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रख सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रख सकते हो। वीक बेसिस के कैटेगरी में आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हो, ठीक है ना। कुछ बेसिस को हम लोग अल्कलीज कहते हैं, कुछ बेसिस को क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। एंड अल्कलीज आर बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर में सॉल्युबल बेस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं। समझ में आया, क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा। तो बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, सॉपी इन टच, ठीक है ना। इट टर्न्स द रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू एंड its aqueous solution contain the hydroxide. So these are the characteristics of base, ठीक है। अब हमने स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के बारे में पढ़ा, साथ में अल्कलीज के भी बारे में पढ़ा। हाँ जी, वही सेम है, पार्शियल डिसोसिएशन, हाँ डिसोसिएशन, ठीक है। समझ में आ रही है बातें, याद रखना है। केमिस्ट्री में रिएक्शंस याद रखने हैं, साथ में एक्सेप्शंस याद रखने हैं। जितना अच्छा आपने एक्सेप्शंस याद रखा है या केमिकल रिएक्शंस को याद रखा है, उतना अच्छा ये मार्क्स आपको दिलवाने वाला है। आगे भी आप जब एंट्रेंस की तैयारी करेंगे तो आपको यही पता चलेगा कि केमिस्ट्री याद करने का है ज्यादातर, मोस्टली, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल। अगर मेटल के साथ बेस रिएक्ट करे तो क्या हो, हमने ये देखा था कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था तो सॉल्ट बन रहा था और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। तो इसी तरीके का कैरेक्टरिस्टिक्स आप अभी भी आपको मिलने वाला है जब आपका बेस भी मेटल के साथ रिएक्शंस कर रहा है, यानी कि अल्कली यहाँ पे लिया, अल्कली का मतलब क्या है, बेस से है। सो बेस जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। बट यहाँ पे जो बेस आपको ऑब्टेंड होगा ना, उसके एग्जाम्पल्स आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस आपको थोड़ा सा
अजीबोगरीब दिखने वाला है और इसको याद आप नहीं रखेंगे तो इसका केमिकल फार्मूला लिखने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी और यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे एक अल्कली लिया है, ठीक है, बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रिएक्शन मेटल के साथ करवाया है, एल्युमिनियम के साथ करवाया है। तो यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है ये सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, एक सॉल्ट है, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन आप जिंक के साथ करवाओ, एक बेस का, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल के साथ रिएक्शन है, फिर से सॉल्ट मिलेगा। कौन सा सॉल्ट मिलेगा, तो सोडियम जिंकेट मिलेगा। ये वाला रिएक्शन काफी बार पूछा गया है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। कौन सा सॉल्ट मिल रहा है, सोडियम जिंकेट मिल रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो ही रहा है। तो एसिड रिएक्ट करे या बेस रिएक्ट करे मेटल के साथ, आपको क्या मिलने वाला है, सॉल्ट मिलने वाला है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होने ही वाला है, ठीक है। आगे बढ़े, किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना है। बट इसको याद रखने के लिए एक दो बार आपको केमिकल रिएक्शंस लिखना पड़ेगा, एक दो बार एनसीईआरटी बुक के गो थ्रू, एक बार हमारे प्रेजेंटेशंस के गो थ्रू जाना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो लेक्चर भी सुन लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप यानी कि कह सकते हो कि मेमोराइज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है ना। इसको ज़्यादातर इसमें याद रखने वाली बातें हैं। अब कोई भी देखोगे इसमें, कोई भी प्रिंसिपल देखोगे, प्रिंसिपल थोड़ा सा पढ़ोगे फिर उसका एक्सेप्शन पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें वेरिएशंस नहीं है, या कह सकते कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शंस नहीं है जहाँ पे वेरिएशंस नहीं मिलने वाला है। कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जो मेटल की जितनी भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, सारी के सारी मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, वहाँ पे एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलना ही मिलना है। सो केमिस्ट्री बहुत एक्सटेंड तक याद रखने की चीज़ है, ठीक है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है तो इसको जितना अच्छा याद रखो उतने अच्छे मार्क्स पाए जा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े, अब उसी रिएक्शंस को यहाँ पे बताया है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमने जिंक ले लिया है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब जिंक डालोगे यहाँ पे तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। प्लेस द granulated zinc in the test tube and add the 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the test tube. Repeat the remaining steps as the previous experiment. Here also hydrogen gas is formed. यहाँ पे फिर से आपको हाइड्रोजन गैस मिलने ही वाला है। हाँ, बात नहीं करना है, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ पे क्या है, बेस मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस तो करेगा नहीं, बेस हमारा मेटल कार्बोनेट के भी साथ नहीं रिएक्शंस करेगा, क्योंकि मेटल कार्बोनेट भी क्या है, बेसिक नेचर का होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के भी साथ रिएक्शंस नहीं करेगा। तो बेस हमारा किसके साथ रिएक्शंस किया, एक तो मेटल के साथ किया और दूसरा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कर सकता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, और एसिडिक नेचर होने के कारण बेस हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करेगा। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक एसिडिक नेचर का क्यों कहा गया है, क्योंकि वाटर से जैसे ही आप रिएक्शंस करवाओगे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे H+ आयन की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी और इसी नेचर के कारण हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को एसिडिक कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूस द कार्बोनिक एसिड। ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और इस कारण से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को हम लोग एसिडिक कैरेक्टर का कह सकते हैं। अब बेस का रिएक्शन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवाओगे या नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाओगे तो सॉल्ट और वाटर मिलने वाला है। जब भी एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होगा तो उस केस में आपको हमेशा मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला भी रिएक्शंस क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाओगे तो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, हमारा सॉल्ट है। कैसे रिएक्शंस है, दिमाग में डाल के रखना है, याद करना है कि कैसे रिएक्ट कर रहा है।
यहाँ से थोड़ा सा याद करने के लिए अब समझ सकते हैं कि देखो यहाँ पे हर एक में क्या हो रहा है, कार्बोनेट कॉमन है। कार्बोनेट हमेशा कैसा सॉल्ट है, तो कार्बोनेट सॉल्ट मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े। ब्रेक, अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर से नहीं ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। आप आराम से देख लो, एनसीईआरटी बुक के गो थ्रू चले जाओ एक बार, थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से आगे बढ़ेंगे।